हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। एंड आज इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट, इस बुक का फोर्थ यूनिट है ये, जिसका नाम है मूलभूत विशेषताएं। तो इस यूनिट को हम कवर करेंगे। इससे पहले इस यूनिट की एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान जो हमारा बनाया गया है वो किस स्रोत से लिया गया, उसका स्रोत क्या है। तो उस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जिसमें हमारे भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था। और संविधान सभा कैसे बनी थी, संविधान सभा क्या थी, और संविधान सभा मतलब संविधान सभा बनने के बाद भारत का संविधान किस तरह बना और भारत को आजादी किस तरह मिली, तो उस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला तो है इसकी सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय गणराज्य है। मतलब संप्रभुता संपन्न मतलब भारत एक ऐसा देश है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, कोई भी भारत पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में वयस्क मताधिकार होता है, हर वयस्क को मताधिकार है। और जो शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। फिर धर्मनिरपेक्षता, भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, भारत के लिए सभी धर्म समान है। और चौथी, न्यायप्रिय गणराज्य। जो भारत है वहाँ पर न्याय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब भारत की पहली विशेषता यही रहेगी हमारी सार्वभौमिकता और लोकतंत्र और गणराज्य। तो मैं आपको रीड करके एक बार रीड करूंगी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत की शासन की शक्ति भारतीयों में निहित है। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभु राज्य का मतलब यही होता है कि भारतीयों के पास या फिर भारत की सरकार के पास अपने स्वयं के निर्णय खुद लेने की शक्ति है, अपना शासन मतलब अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की शक्ति है। तो इसका फिर उसके बाद आएगा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब है कि राज सत्ता जनता में निहित है। जो सरकार बनाई जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। फिर पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब भी धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी विशेष धर्म को शासन द्वारा मान्यता प्रदान न होना और सभी धर्मों को समानता प्रदान करना। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसके बाद है समाजवाद। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? समाज का कल्याण व आर्थिक समानता का होना। समाज का कल्याण हो। हमारा जो भारत है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समाजवाद पर बल दिया जाता है, जहाँ पर समाज का कल्याण किया जाता है और आर्थिक समानता होनी चाहिए, उसी को ही हम समाजवाद कहते हैं। और गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रधान या फिर पीएम जो बनाते हैं, प्रधानमंत्री जो बनाते हैं, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। मतलब जो नागरिक है उनके द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, उनके बाद कोई जैसे बड़े महाराजा होगा, उनके बाद उनका बेटा बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा बन गया, तो ये वंशानुगत क्रम हो जाता है। लेकिन अब जो हमारी शासन व्यवस्था है वो जो जनता है उसके द्वारा चुनी जाती है, तो ये हमारा गणराज्य हो जाता है। अब इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है राज्यों का संघ। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें नए राज्यों के गठन का प्रावधान भी है। जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। हमारा संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वही हमें कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और उसमें नए राज्यों का प्रावधान भी, मतलब कि जो सरकार है वो नए राज्य बना सकती है, नए राज्यों जो राज्यों के नाम है वो बदल सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। तो ये हमारा भारतीय संविधान की विशेषता हो जाएगी कि इसमें बहुत सारे राज्य हैं। 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल ये राज्य बनाए गए थे 1956 में पहली बार। और 1956 में पहली बार भारत का जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाया गया था, तो भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अब इसके बाद आएगा मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वो होते हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं, संविधान की ओर से भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, और वो ऐसे अधिकार हैं अगर उनका हनन होता है तो भारत के नागरिक न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अगर उनका मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है भारतीयों के। और वो मौलिक अधिकार जो है वो ऐसे अधिकार है जिनको सरकार द्वारा भी, सरकार उनको रोक नहीं सकती, उन पर रोक नहीं लगा सकती। वो नागरिकों के ऐसे मूल अधिकार होते हैं। केवल जो सरकार है वो सिर्फ दो ही शर्तों पर, अगर आपातकाल की व्यवस्था होगी या फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार जो है वो मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। उसके अलावा सरकार भी रोक नहीं लगा सकती। भारतीय नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त है और उन्हीं को ही हम मूल अधिकार कहते हैं या फिर मौलिक अधिकार।
तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत से मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मतलब मूल अधिकार जो है वो इसलिए दिए गए हैं भारतीय व्यक्तियों को, ताकि वो अपना नैतिक विकास कर सके, भौतिक विकास और मानसिक विकास कर सके। संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 6 मौलिक अधिकार होते हैं। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, चौथा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हो गए हमारे। पहले जो हमारा संविधान बना था तो 7 अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद वो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ये अधिकार आपातकाल को छोड़कर कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। जो मैंने अभी बताया, सरकार भी इन पर रोक नहीं लगा सकती। अगर आपातकाल की स्थिति है तभी सरकार रोक लगाएगी, नहीं तो सरकार रोक नहीं लगा सकते। अब इसके बाद आएगा इसमें स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, तो ये दे रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, मतलब आर्टिकल हमारा 19 से लेकर 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे। स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने बसने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, नौकरी या उद्योग लगाने की स्वतंत्रता दी गई। तो ये सारे जो मैंने अभी स्वतंत्रताएं बोली, ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है और ये आर्टिकलों के तहत, जो आर्टिकल से संविधान के अनुच्छेद है उनके तहत हमारे संविधान में दी गई है। इसके बाद है समानता। तो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं, जिसमें भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है और न्याय का समान संरक्षण प्राप्त। मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर भारत का कोई व्यक्ति है तो वो कानून के सामने समान है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी, शोषण नहीं होगा उसका भेदभाव के आधार पर, और न्याय जो कानून है उसको संरक्षण प्राप्त करेगा समानता के आधार पर। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे संविधान की चौथी विशेषता आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जिसमें शासन संचालन के लिए कुछ मूलभूत निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जो संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों को दिए गए हैं, कुछ के राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें किस तरह से अपना काम करेंगे और किस तरह से उनका दायित्व होगा। तो ये ऐसे सिद्धांत है जो राज्य संविधान द्वारा राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को दिए गए हैं, निर्देश के तौर पर दिए गए हैं। और ये जो सिद्धांत है राज्य और केंद्र सरकारों को, इन्हीं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को ये दायित्व दिया है कि वे भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीति निश्चित करते समय या राज्य के संचालन व कानून निर्माण करते समय इन्हें याद रखें। जो मैंने अभी बताया, अगर कोई भी, जैसा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, तो वो आर्थिक और सामाजिक या फिर राजनीतिक नीति बना रही है, तो उसको नीति निर्देशक सिद्धांतों को, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कानून निर्माण करना होगा। इन तत्वों में शामिल है कि यथा आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, न्याय, शिक्षा एवं प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, प्राचीन स्मारकों की रक्षा व पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। तो ये सारे तत्व हमारे नीति निर्देशक तत्व होगा। जो जो भी मैंने नाम लिया, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, ये सारे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत हम कह सकते हैं। अब इसके बाद 5वीं विशेषता है कि हमारे संविधान की मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भी भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और इन्हें 42 से संशोधन करके दिए गए हैं और ये नागरिकों को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं मूल कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के पास मूल कर्तव्य है। इसके अंदर हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि अभी मैं आपको कर्तव्यों के बारे में बताया जा रही हूँ। ऐसे कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जिनको हर भारतीय को मानना ही पड़ेगा, उसके ही कर्तव्य उसको पूरे करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इन कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये इस तरह दिए गए हैं और ये मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसमें आ जाएंगे संविधान के आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा इसका मूल कर्तव्य हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श का पालन करें। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के साथ देश की रक्षा, लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व या फिर भाईचारे की भावना का विकास, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सभी जीवधारियों से सहानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, मानवतावाद तथा व्यक्तिवाद,
व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करते हुए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हो जाते हैं जो भारतीय संविधान ने हर नागरिक को दिए हैं। भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको दिए गए हैं और उन सबको इन कर्तव्यों का पालन करना ही होता है। अब हमारे संविधान की छठी विशेषता आएगी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। कार्यपालिका और विधायिका, हमारा जो संविधान है वो संविधान द्वारा भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको दिए गए हैं ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका वो होती है जो विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो होती है जो कानून लागू करवाती है, न्यायपालिका कानून ना मानने वालों को सजा देती है। ऐसा हमें 6th क्लास से अभी तक पढ़ाया गया होगा, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। सभी को पता होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम अब इसमें डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है इसमें कार्यपालिका। संविधान के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति को होता है। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति संसद का सबसे अभिन्न अंग होता है। ऐसा अंग होता है जिसके बिना मतलब हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। वह संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। आपको पता होगा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों का जो अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति ही बुलाता है, संसद का सत्रावसान करवाता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा सबसे बड़ा सदन मतलब बड़ा सदन होता है, तो इसका जो है इसको विघटित भी कर सकता है राष्ट्रपति, उसके पास शक्ति होती है। वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सहायता तथा सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति ही होता है जो हमारी सरकार बनाता है। जो सरकार हम कहते हैं ना किसी को, तो जब हमारी सरकार बनती है तो हम उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। और फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बाद में मिलकर एक दूसरे से सलाह मशवरा करके दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, दूसरे मंत्रियों का चुनाव करते हैं। किंतु संसदीय शासन व्यवस्था के फलस्वरूप प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ही इन सारे अधिकारों का प्रयोग करता है। मतलब राष्ट्रपति के पास अधिकार तो होते हैं लेकिन उनके पीछे प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो कोई भी काम करता है, उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता राष्ट्रपति। अब विधायिका आएगी। तो विधायिका के अंदर 2 सदन होते हैं, आप सभी को पता है। संविधान के अंदर केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी जाती है। विधायिका को हम संसद कहते हैं और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति और 2 सदनों से, राष्ट्रपति एक तरफ होता है, 2 सदन अलग होते हैं। एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में देखेंगे। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा व्यक्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। देखो लोकसभा जो होती है, जो हम वोट देने जाते हैं ना सरकार वाले, पीएम वाले या फिर सीएम वाले, तो ये पीएम वाले और सीएम वाले जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो जब हमारे पीएम वाले चुनाव होते हैं तो जब हम वोट देने जाते हैं तो मतलब वो हमारे ऐसे चुनाव होते हैं जिसको होने के बाद जिसको भी हम लोग चुनते हैं, जो भी जनता चुनती है, उसके बाद जो व्यक्ति सरकार बनाता है वो हमारे द्वारा चुना जाता है। मतलब कि जनता के मताधिकार द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा इसकी सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों की जनसंख्या द्वारा तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो टोटल संख्या जो होती है वो लोकसभा की होती है 552। ये 552 टोटल संख्या होती है और उसमें 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के होते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं वो संघ के क्षेत्र के होते हैं। संघ के राज्य के क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं उनके होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो। लोकसभा व्यस्त मताधिकार द्वारा किया जाता है जनता द्वारा, सीधे जनता के व्यस्त मताधिकार द्वारा किया जाता है और ये निचला सदन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जिसकी संख्या जो होती है वो 250 होती है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या घटा दी गई है, अब 245 कर दी गई है। इसको संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव संसद के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य चुन लिए जाते हैं ना, फिर उनके द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव भी उन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो सदस्य पहले चुन लिए गए हैं। तो इनकी सदस्य संख्या होती है 245 और इसमें कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य अलग से चुने जाते हैं।
इसमें अलग से सदस्य चुने जाते हैं जो कला में भी हो, साहित्य में भी उनको ज्ञान हो, विज्ञान और समाज सेवा इन सभी क्षेत्रों में वो निपुण हो, उनको उन सदस्यों को चुना जाता है। 12 सदस्य वो अलग से होते हैं। 545 में ही होते हैं, टोटल 545 होते हैं इसके। बाकी सदस्य संघ के विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ, न्यायपालिका रेडी है। न्याय इसके बाद शायद कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। हाँ, फिर हम वीडियो एंड कर देंगे। लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता, लास्ट हमारी विधायिका में ही आएगी। न्यायपालिका, सॉरी विधायिका में नहीं, न्यायपालिका हमारा थर्ड है। कार्यपालिका थी, विधायिका थी, दोनों टॉपिक्स हो गए हैं। अब हमारा न्यायपालिका रहता है। तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय के पास सबसे अधिक शक्तियां तथा वह संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं और वो संविधान का संरक्षक होता है। मतलब उसकी जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी मर्जी के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय को राज्य में क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता है यदि वे संविधान के अनुरूप नहीं है। मतलब अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया और वो संविधान के अनुसार नहीं बनाए गए हैं, संविधान के विरोध में बनाए गए हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो जज हैं, जस्टिस हैं, वो उसको खारिज कर सकते हैं। इनके पास अधिकार है। और अगर उस संविधान के अनुरूप है तो फिर वो उसको पास कर देंगे, नहीं तो वो उसको खारिज कर देंगे। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर आपसे पूछी जाए कि क्या होती है, तो ये ही बताना पड़ेगा कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को खारिज कर देते हैं। उसी हम न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत या फिर पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय कर दिया है, कोई फैसला ले लिया और कोई फैसला सुना दिया है अपना, और कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अपना वो लेकर, तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो उसके निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, अपने भी निर्णय अलग से दे सकता है। तो उसके पास ये अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए ही कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।